Hello everyone, this is Nishant Mishra and today we have a very special friend with us. फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर मेरे सबसे खास दोस्तों में से एक सौरभ आर्य उर्फ बाबा। एंड बाबा के साथ हम लोग बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस, किस तरीके की डाइट प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस तरीके के एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। 1, 2, 3, 4. तो सौरभ भाई कैसा चल रहा है अभी? सब इंजरी अभी रिसेंटली आपने डाला था सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से आपका सर्जरी हुआ, क्या जर्नी रही उसकी, क्या वजह थी, मतलब सर्जरी क्यों हुई थी आपकी? सर्जरी बेसिकली अभी भी रिकवरी चल रही है। मेजर उसका इशू यह है कि जब मैं वॉक करता हूँ, जहाँ भी मेरा एंकल जॉइंट यूज़ होता है, मतलब एंकल जॉइंट जहाँ भी प्लांटर फ्लेक्शन या डोर्सल फ्लेक्शन होता है, तो मेरा काफ टाइट हो जाता है 100 मीटर के बाद। इनिशियली इट वाज मोर देन किलोमीटर और 2 किलोमीटर, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये अभी रह गया लास्ट 2 साल से, और लेस देन 2 साल के अंदर 50 मीटर। एंड इट स्टार्ट हैम्परिंग माई ओन वर्कआउट कि मैं अगर वॉशरूम गया और वापस आया और मैं रेपिटेशन नहीं कर सकता स्पोर्ट्स के अंदर, डेडलिफ्ट के अंदर रेपिटेशन नहीं कर सकता, तो मेरी काफ हो जाए टाइट हो जाती है। टाइट बोले तो मतलब जैसे आप समझ गए। रेपिटेशन करते हो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग के अंदर, या 15-20 रेपिटेशन कर लिए, Right. वो लैक्टिक एसिड जो बिल्डअप होता है वो हो जाता है। और मेरे को 2-3 मिनट बैठो आप, या 1 मिनट और 2 मिनट बैठो, देन उसके बाद यू गेट रिलैक्स, काफ नॉर्मल हो जाती है, देन यू स्टार्ट अगेन योर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो आप। तो ये काफ का प्रॉब्लम लास्ट 2 साल से है, 2 साल से, मोर देन 2 ईयर्स। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है हमारा एक वीडियो था, वर्कआउट का वीडियो था 5 मोर का, जहाँ पे हम लोग दौड़ रहे हैं ट्रेडमिल के ऊपर। पर वो मेरे ख्याल उसको 6-7 साल हो चुके हैं उसको तो अभी, हाँ। पर ये काफ वाला 2 साल पहले ही- 2 साल Okay. और मोर देन 2 ईयर। बट ये नोटिस हुआ लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल से, बट ये था उससे पहले से, क्योंकि वो कार्डियो आई रियरली डू, और वो 1-2-3 किलोमीटर चलता हूँ, मतलब कभी शॉपिंग करने गया या फिर वंस इन अ वाइल कभी हो गया कि आपको वो कितना करना पड़ गया। हम्म, तो जब वो होता था, लेकिन उस टाइम लगता था कि यार ये मेरा फुट की लैंडिंग सही नहीं होती होगी, या फिर इतना देर को प्रैक्टिस नहीं है वो करते हुए, इस वजह से काफ टाइट हो गई है, तो वो रीजनिंग था। बट उसके बाद होते होते 50 मीटर रह गया। उसके बाद सर्जरी कराई, 1-2 बार सर्जरी, बैक की सर्जरी हुई, फिर SNRB इंजेक्शन भी लगवाया बैक के अंदर। जो लेटेस्ट हुआ है करंट, ये था कि ये ऑलमोस्ट आई फेल्ट ही डायग्नोस हो गया, दिस कोल्ड, मतलब पेरीफेरल आर्टरी डिसीज, PAD बोलते हैं इसको। Right. तो उनका ये था कि मेरा जो नी के नीचे है, जो मैंने उससे पहले CT एंजियोग्राफी और वो करवाया था, कलर डॉपलर टेस्ट, वेन्स का और आर्टरी दोनों का। तो उसमें कलर डॉपलर टेस्ट होता है, उसके अंदर वो देखते हैं कि आपको ब्लड में जो वेव्स होते हैं आपकी, वो वेव्स फ्लो करते हैं थ्रू यहाँ पे अपर थ्राई से, कि वो कहाँ तक जा रही है। अगर वेव्स का कहीं ब्लॉकेज है कहीं पे, तो उनको कुछ नोटिस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है इसका कुछ। हम्म, बट फिर आई वेंट टू मेदांता में एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, उनके पास गया, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया तू CT एंजियोग्राफी करा, CT एंजियोग्राफी में यू विल गेट बेटर क्लैरिटी की एग्जैक्टली है क्या। देन आई CT एंजियोग्राफी कराया। CT एंजियोग्राफी में आया कि मेरा पुअर बेड फ्लो है, ये नी के नीचे एक एंकल जॉइंट के आसपास, और यहाँ पे 1-2 जगह ब्लॉकेज है। मेरी ब्लॉकेज नहीं है, कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं है, एक तो आपका पुअर बेड फ्लो है। देन फिर तो ये मैं बीच में काट रहा हूँ। Sorry. ये जो पुअर ब्लॉकेज है, इसकी क्या वजह है? इम्पिंजमेंट है कहीं पे, कुछ प्रेस अभी वो दे वर नॉट श्योर कि इट कुड बी इम्पिचमेंट और कुड बी कुछ ब्लॉकेज या फिर कुछ प्लैग जो होता है, ओके, प्लैग हो सकता है। दे वर नॉट श्योर, क्योंकि CT एंजियोग्राफी में बेसिकली वो डालते हैं, वो डाई जो होती है, डाई इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और डिपेंड ऑन योर बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट कितना है वो इंजेक्ट करते हैं, और जैसे फ्लो होता रहता है थ्रू एक एक्सरे मशीन के अंदर आपको लेके जाते हैं, वो जैसे फ्लो हो रहा है वो थ्रू वेन्स के आर्टरी के जाएगा, डाई जाता रहेगा, तो उनको एक्सरे में दिख जाएगा कहाँ पे जा रहा है। यस, तो उसके हिसाब से वहाँ पे पुअर बेड फ्लो था। तो फिर वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि आपकी वो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। एंजियोप्लास्टी अगर नहीं होगा, अगर ज़्यादा ब्लॉकेज होगा, तो देन वी डू बलून थेरेपी। बलून जाके बलून डालते हैं, बलून खुल जाती है, आपकी वेन्स खुल जाती है, तो फ्लो जाता है। अगर ज़्यादा और ज़्यादा ब्लॉकेज होगी, तो वो जो स्टंट होता है, जो रिंग बोलते हैं लोग, जो हार्ट में भी होता है, लोग हार्ट ब्लॉकेज पे भी डालते हैं, तो वो डाल देंगे। देन आई स्टार्ट सर्चिंग वस्कुलर डॉक्टर। वस्कुलर डॉक्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो वस्कुलर डॉक्टर बहुत कम है, मतलब वस्कुलर डॉक्टर वैसे ही बहुत कम होते हैं, और जनरली उनका होता नहीं, बेसिकली जो स्पेशलाइजेशन बहुत कम है उनकी। तो फिर ढूंढते ढूंढते, अगर तुम्हें याद हो, जो हमारे डॉक्टर थे अमित भूषण शर्मा, जो 5 मोर में भी आते थे, तो उनको मैं ट्रेन करता था। उनको ट्रेन करने के बाद तो मेरे को पता लगा, मेरे को ये आइडिया था कि वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। राइट, तो भी वो पारस के अंदर डायरेक्टर हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट के डायरेक्टर, यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो फिर मैंने सर्च किया, तो उनका नाम भी था, उसका डॉक्टर देखते हैं। तो उनका जो एक पर्सनल क्लिनिक है इधर निरवाना में खोला हुआ है मैंने वहाँ पे, तो मैं उनको कनेक्ट किया मैंने।
मैं उनके पास गया, उन्होंने बताया कि तेरा सिटी एंजियोग्राफ के बिहाफ पे कि तेरा ऐसे ऐसे है, मैं एंजियोप्लास्टी कर दूंगा या स्टंट डाल दूंगा राइट कि 2 स्टंट लगेंगे कि 2 स्टंट डलेंगे। मैं ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट था कि 2 साल से मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, मैंने कहा ठीक है कर दो ये भी, क्योंकि रिकवरी को ज़्यादा थी नहीं इसकी कि एक होल्ड डालेंगे, डाल के कर देंगे 1-2 दिन में, 2-4 दिन में रिकवरी हो जाएगी, देन यू बैक टू नॉर्मल वर्कआउट विद इन ए वीक। राइट तो मैं गया उनके पास, एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद उन्हें बहुत ट्राई किया, मतलब नीचे एनेस्थीसिया में, मतलब होश में था मैं जब उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया, नीचे लोअर बॉडी में एनेस्थीसिया दिया, मेरी नीचे बॉडी को सुन कर दिया, नम कर दिया, तो मैं होश में था। उसके बाद वो लोग बहुत ट्राई किया उन्होंने, बट मेरी बॉडी ने एक्चुअली किया गया है, क्योंकि ये 2-3 साल सफ़र कर रहा हूँ उसके साथ, तो मेरी बॉडी ने अपने आप नीचे, नी के नीचे बहुत सारी पतली पतली छोटी आर्टरी और वेन बना दी हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, वो स्टंट डाल सकते, क्योंकि वेन्स इतनी पतली, आर्टरीज इतनी छोटी हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, कैपिलरीज इतनी छोटी हैं, वो कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, तो उनको फिर ऐसे छोड़ना पड़ा। मतलब अभी भी कुछ हुआ नहीं है उसके बाद भी। अब यही है कि मेडिकेशन के थ्रू, और कुछ मेडिकेशन है क्लाउडिकेशन की, और जो मेरी वैसोडाइलेशन है जो वो नॉर्मल सेट्रिलिन भी यूज़ करते हैं, Right, तो right, एक कुछ सिटजोल के नाम से आती है, तो वो Right. मेडिकेशन है वो अभी यूज़ कर रहा हूँ, राइट और देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट होपफुली जब से ये 10-20% बेटर हुआ है थोड़ा। राइट बट ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने सिट्रुलिन मलेट जो लिया एज अ सप्लीमेंट नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली प्रोडक्शन के लिए, ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई इसके थेराप्यूटिक बेनिफिट्स हैं बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल benefit। और लोग ज़्यादातर सप्लीमेंट्स के बारे में जब भी सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं ये पता चलता है। अगर आपका एक नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं है तो ये सप्लीमेंट बहुत हेल्प करेंगे। बीपी में हेल्प करेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जो ये डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन दी है क्लाउडिकेशन के लिए, वो उसके लिए वैसोडाइलेशन दवाई है, फिटजोल के नाम से आती है, फिटजोल के नाम से आती है 15 mg 100 mg, तो मैं वो खा रहा हूँ। राइट और अगर आप सप्लीमेंटेशन थ्रू जाओगे, सप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स विल वर्क, बट इट विल टेक टाइम 3 to 4 मंथ, वो कितना वैसोडाइलेशन होगा। तो अभी वो खा रहा हूँ, देखता हूँ कितने टाइम में आराम मिलेगा, बट 10-20% मैं कह सकता हूँ जब से आई गेस 3 weeks बैक को मैं गया था उनके पास, उससे थोड़ा बेटर हुआ है 3 weeks से 10-20% थ्रू मेडिकेशन। पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई आपके साथ Yes. हॉस्पिटल में, जब हमने फ़ोन पे बात अच्छा, करी थी उसके हाँ। बाद कि हॉस्पिटल में खाना कुछ अलग था। खाना कुछ अलग यूजुअली हॉस्पिटल्स का जो खाना होता है वो बहुत सरप्राइजिंगली वेरी वेरी बैड, बिकॉज हाँ बैड ही था, मेरा भी बैड ही था। हाँ उसमें एक चीज़ जो समझने वाली होती है कि कोई भी पेशेंट है, उसका इलाज होने वाला है, तो सबसे पहले एक तो ग्लूकोज चेक किया जाता है उसका। ग्लूकोज अगर आप चेक करो तो आप ये देख रहे हो बेसिकली कि उसके ब्लड शुगर लेवल्स हाई तो नहीं है, अगर नहीं है तो सर्जरी के बाद कुछ भी करने के बाद आपको ग्लूकोज पीने के लिए दे दिया जाता है, विच इज़ वेरी ऑड। पर इन केस ऑफ सौरभ कुछ मेरे को वे प्रोटीन दिया पीने को, मतलब आई वाज शॉक्ड कि जब मैं होगी आई वाज इन पेन, बैडली पेन, क्योंकि दे ट्राइड, जो मेरा एंजियोप्लास्टी करने का था, उनका प्लान था कि 2 स्टंट डालेंगे, उन्होंने उस हिसाब से मेरी कॉस्टिंग की थी पैसों के हिसाब से कि 2 स्टंट डालेंगे तो आपकी कॉस्टिंग इतनी आएगी, टेंटेटिव आइडिया इतना आएगा कि, और उन्होंने बहुत ट्राई किया वो करते हुए, और बहुत पेन था, मतलब वो क्योंकि मैं होश में था, वो उसके नम होने के बाद भी पेन में था, तो उन्होंने इधर ग्रोइन में, राइट ग्रोइन में एक होल किया था और एक लेफ्ट ग्रोइन में होल किया था, ताकि इधर लेफ्ट ग्रोइन में था आपका वेन्स का और राइट ग्रोइन में था आपका आर्टरीज का, और वो थ्रू वायर वो से खोलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ खोले, और मेरे को ऑलमोस्ट 900 mg के आसपास ब्लड थिनर दिया था ब्लड में, तो मेरा ब्लड इतना थिन था कि मतलब हल्का से भी कट लगेगा तो खून नहीं रुकेगा, रुकने का चांस ही नहीं, 900 इज लॉट। यस। तो जब मेरी वायर निकाली, वो पहले तो मेरी वायर निकाली, वो प्रोसेस पूरा हो गया, 3 घंटे बाद तो बोला कि इसकी वायर निकालेंगे, वो जो केबल थी वो केबल 3 घंटे ऐसी रही, मेरे को अपने लेग स्ट्रेट रखने थे 3 घंटे तक, 3 घंटे मैंने अपने लेग स्ट्रेट रखे, उसके बाद उन्होंने वायर निकाली और मेरे को वे प्रोटीन दिया। तो कौन सा वाला वे प्रोटीन है? प्रोटीन तो नहीं प्रोटीन कोई इंडियन ब्रांड था, मेरे को आइडिया नहीं, कोई इंडियन ब्रांड था कोई, बट आई वाज शॉक्ड कि जब उन्होंने दिया मेरे को एक छोटे गिलास में डाल के, थ्रेप्टन के बिस्कुट्स। नहीं थ्रेप्टन नहीं था, वे प्रोटीन था, तो आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा ये उन्होंने दिया, जो नर्स थी, मैं लेटा हुआ था पेन में, उन्होंने दिया, मैं कहा यार ये कुछ मीठा मीठा लग रहा है, क्या है, क्या ये कुछ आपकी मल्टीविटामिन है? मैंने मल्टीविटामिन तो ऐसा नहीं होता यार, मैं कहा क्या है, दिखाओ, देखा बुक्स आई, वो मैंने कहा प्रोटीन, नर्स को नहीं मालूम, नर्स को भी आइडिया नहीं था क्या था, क्योंकि इसके अंदर वही लिखा हुआ है कुछ, उसके वो वे प्रोटीन लिखा हुआ था, उसके अंदर जो उसके पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू है, मेरे को भी वहां से आई गेट टू नो कि ये अच्छा वे प्रोटीन है। तो आपने देखा उसमें वे प्रोटीन लिखा हुआ था उसमें? नहीं वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन नहीं सोया प्रोटीन था, प्रॉपर वे प्रोटीन था, बट इंडियन ब्रांड था कोई,
और मेरे को लगता है कि जनरली को देती नहीं होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर की वजह से कि उनको आइडिया था कि ये इनको ट्रेन किया 2-3 साल हमने 5 हाँ। मंथ को ट्रेन किया कि हाँ ये ऐसे इसको कुछ तो पिलाओ अच्छा यार तो इस वजह से वो भी सकता है रीजन, एक वो भी रीजन हो सकता था, बट मैं भी खुद शौक था वे प्रोटीन पिला रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। Very nice. This is interesting actually. But coming to surgery, वैसा वाला जो आपका सिचुएशन था उससे पहले आपका जो फिटनेस जर्नी है वो कैसे चालू हुआ? बिकॉज आई नो मैंने कुछ फोटोज देखी हैं फेसबुक पे बहुत पहले जहाँ पे मेरे ख्याल से 10th या 11th की कोई फोटो थी जिसमें योर आर्म्स आर लुकिंग ह्यूज। तो आप बचपन से मतलब लोहा तो उठाने का काम बचपन चालू है तो 19 हाँ, तो क्या मतलब बैकग्राउंड क्या रहा है उसमें? बैकग्राउंड एक्चुअली मेरी फैमिली में थोड़ा बैकग्राउंड है, मेरी मॉम का और मेरे डैड का थोड़ा बहुत है लिफ्टिंग का, जेनेटिकली यू आर जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ। और स्टार्ट लिफ्टिंग किया था मैंने 1998 और 1998 समथिंग, देन आई वाज इन 9th और 10th क्लास समथिंग। सो व्हेन यू से लिफ्टिंग द वेट्स या फिर मतलब प्रॉपर लिफ्ट्स जो जिसकी नहीं नॉट एज एन डेडलिफ्ट स्क्वाटिंग, नॉर्मल जो जनरली लोग करते हैं बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट शोल्डर जो जनरली लोग जिम में करते हैं वही करता हूँ। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था 10th के बहुत क्लोज फ्रेंड था, वो पुशअप मारता था तो उसकी थोड़ी चेस्ट में एक शेप थी, एक अच्छी शेप थी। मैंने कहा यार ये क्या करता है तू? तो वो कहता था मैं पुशअप मारता हूँ डेली इवनिंग में आधा घंटा 50-50 के कुछ काइंड ऑफ दैट वे। तो आई स्टार्ट पुशिंग अप। मैं अपना घर पे मेरे डैड ने देखा तो भाई क्या हो गया भाई क्या कर रहा है? मैं कहा थोड़ी ऐसा कुछ बनाना, मेरा दोस्त भी करता है तो मेरे डैड भी थोड़े थे इधर, थोड़ा उन्होंने अपने टाइम में किया था। तो एक्चुअली मेरी मॉम जो मेरे नाना जी वो पहलवान थे, तो शादी से पहले मेरे डैड ने जिम ज्वाइन किया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप पहलवान के घर जा रहे हो, थोड़ा बॉडी थोड़ा सही लगने के लिए। और जिम भी होता था उस टाइम, तो उन्होंने सही लगने के लिए थोड़ा जिम में किया, तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया था, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था उनका। तो उन्होंने कहा ये जिम भी उस टाइम पे मैं 98 की बात कर रहा हूँ, जिम भी मतलब रेयरली होते थे जिम, तब तो गली गली में जिम मिल जाएंगे आपको, बहुत चेंज मिल जाएंगी, बहुत जिम मिल जाएगी। तो डैड ने कहा ठीक है तेरे घर पे सामान ला देता हूँ। तो उन्होंने 1998 पे हमारे पास घर पे जिम था। नाउ पीपल स्टार्ट हैविंग जिम आफ्टर लॉकडाउन, जब हिट हुआ लोगों के पास अब जिम आता है, बट थैंकफुली मेरे पास 1998 से जिम है। और फिर हमने बस वहीं से स्टार्ट किया, 1998 से वर्कआउट करना स्टार्ट किया। कुछ आइडिया था नहीं, कुछ यूट्यूब भी नहीं था, कुछ था नहीं, कुछ पता नहीं किसको कैसे करना है। तो सबसे फनी थिंग ये थी कि ये भी नहीं पता था किससे बनेगा क्या। और मैं बाइसेप्स मारता था, बाइसेप्स में इतने करता था और मेरे को पता था इससे चेस्ट बनेगी। मेरे को लगता था चेस्ट बनेगी, मेरा भाई मारता था चेस्ट प्रेस, उसको लगता था बाइसेप्स बनेंगे। 1-2 साल निकल गया ऐसे ही, वो कि जिम नहीं होते थे, अब जिम में नहीं गए, किसी कोच से नहीं मिले। मेरे डैड को भी इतना नहीं पता, बस हम कुछ ऐसे कर रहे हैं कुछ वैसे कर रहे हैं। लेग पुल डाउन मशीन थी, सिटी रोइंग थी, बाइसेप्स कल थी, बेंच प्रेस थी, इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट, और वो जो मूवरी होती है वो घुमाने वाली वो थी। तो हम करते थे कुछ भी करके, तब देखा यार, मैंने कहा मेरे बाइसेप्स बन रहे हैं और उसकी चेस्ट बनती जा रही है, हो क्या रहा है। और मेरा भाई भी जेनेटिकली ब्लेस्ड है तो उसकी बॉडी बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रही है। और मैंने कहा यार ये, और मैं लीन थी तो मैं उस हिसाब से गेन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं लगता है कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे सालों बाद समझ आया अच्छा हम ये गलत कर रहे थे, ऐसा कुछ। उस टाइम पे मैगजीन्स वगैरह ही आती थी मोस्टली, जो पुराने बॉडी वो भी हम पढ़ते नहीं थे, कहाँ मैगजीन, स्कूल की किताबें इतनी होती थी हमारी, मैगजीन तो भूल जाओ स्कूल की किताबें इतनी होती थी तो हमारी। उसके बाद मतलब एक्सरसाइजिंग तो चालू हो गई थी 98 में। प्रोफेशनली कैसे डिसाइड किया कि प्रोफेशनली था, मतलब एज एन स्पोर्ट्स में था। मैं बचपन से अंदर कुछ ना कुछ मैं खेलता रहता था। एज एन क्रिकेटर मैं पहले इनिशियली था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, एज एन मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट चूज करूंगा। और जब मैं 10th 11th में था तो मेरे डैड ने डिसाइड भी किया, इसको दिल्ली कोई एकेडमी थी, नाम बोल रहा हूँ, प्रभाकर एकेडमी, कोई एकेडमी, चेतन शर्मा एकेडमी थी, याद नहीं है, किसको वहाँ भेज देते हैं, वहीं रहेगा, वहीं पढ़े लिखेगा। लेकिन मेरे जो चाचा जी थे वो उस टाइम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उन्हें लगा ये कुछ नहीं करेगा, बहुत कंपटीशन है वहाँ पे, थ्रोट कवर वहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो बेटर है कि वो इसको स्टडी कराओ। क्योंकि मेरे घर में सब इंजीनियर हैं, मेरे चाचा जी, मेरा भाई, मेरा डैड। तो उन्हें लगा कि हम सब इंजीनियर हैं, वी आर डूइंग गुड, तो इसको भी इंजीनियर बनाओ। और कुछ इसको कुछ नहीं रखा, खेल वेल में कुछ नहीं रखा। तो उस टाइम एक बार ड्राइव आई थी डैड वैड को और मुझे भी कि इसको कर लेते, क्योंकि मैं बहुत खेलता था और मेरा आसपास अच्छा खासा नाम था सहारनपुर के अंदर, मैं वही अच्छा क्रिकेट खेलता था एज एन ओपनर। बॉलिंग तो टाइम पास करता था, वंस इन अ व्हाइल बॉलिंग कोई रेयर कुछ हो नहीं रहा किसी के साथ, तो जब बॉलिंग मिल जाती थी तो वो वहाँ से स्टार्ट होते होते फिर मैं अपने इंजीनियरिंग करने चला गया। 4 साल वहाँ इंजीनियरिंग करी, वर्कआउट चालू रहा इंजीनियरिंग में भी। फर्स्ट ईयर नहीं रहा, फर्स्ट ईयर नहीं किया, बट वहाँ भी वर्कआउट हल्का हल्का करता रहा। बट फिर उसके बाद भी क्योंकि मन वही था एथलेटिक वाला, कॉर्पोरेट जॉब समझ नहीं आई कैसे हो रहा है कि, बट वो मेरे को नहीं था कि कैसे स्विच करूँ अपना कैरियर उधर। देन आई गेट टू नो 5 O's के बारे में, KLM के बारे में, कुछ कोर्स वोर्स कराते हैं, तो वहाँ से मेरा कैरियर स्विच हुआ। फिर मैंने KLM कोर्स किया वाइल डूइंग माई कॉर्पोरेट जॉब।
वो जॉब करते करते कोर्स किया, देन आई गेट सम कॉन्फिडेंस कि अगर मैं स्विच करूंगा अपना कैरियर राइट। तो एटलीस्ट कुछ तो मिल जाएगा, खाने पीने की रोटी मिल जाएगी, बट मेरा मन का होगा जो करूंगा, मेरे मतलब इंटरेस्टिंग होगा जो करूंगा। बिल्कुल। तो वो था, वहाँ से अपना कैरियर 2015 के समथिंग स्विच हुआ मेरा कैरियर वहाँ पे। जब हम मिले थे उससे पहले मैं अपना कैरियर स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि जो मेरा बैचमेट था एक अंकुर था, उनके तीन जिम थे ला फिटनेस के नाम से, नोएडा के अंदर और गाजियाबाद के अंदर। तो मेरा बैचमेट थे, उन्होंने बोला जब तेरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो मेरे जिम में आ जाइयो एज एन कोच। और मैं ठीक है, तो मैंने 1 महीना जॉब किया, लेकिन 1 महीने में मेरी फट गई वहाँ पे, क्योंकि आदत नहीं है खड़े होने की 8-9 घंटे, फ़ोन की हाथ नहीं लगा सकते, फ्लोर पे कोई नहीं है। तो वो एज एन जनरल ट्रेनर था मैं वहाँ पे, तो समझ ही नहीं आया। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मेरी कमर दुखे, कभी पैर दुखे, और मैंने कहा ये कैसी जॉब है यार, इससे बेटर तो मेरी इंजीनियरिंग की जॉब थी। क्योंकि आइडिया नहीं था ना कैसा फ्लोर पे, आप फ्लोर पे खड़े हो, किसको ट्रेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कुछ आइडिया को सेंस। बिल्कुल। वो बहुत टफ था। फिर उसके बाद आई रियलाइज कि यार इफ़ यू हैव टू दिस फील्ड यू हैव टू शुड बी मोर क्वालिफाइड। देन मैंने अपना पीएफ का पैसा निकाला, जो था मेरा 4 साल इंजीनियरिंग वाला जो था एज एन, वो पीएफ का पैसा निकाल के देन आई वेंट टू पुणे। वहाँ में मैं आप तुमसे मिला, ये तुम उस टाइम मास्टर ट्रेनर कोर्स कर रहे थे, मास्टर ट्रेनर कोर्स कर रहे थे, तुम उस वीकेंड पे ट्रैवल करते थे इधर से उधर। तो हम दोनों मिले फ्लोर पे वहाँ पे। तो वहाँ से फिर मैंने हार्डली 1.5 मंथ मैक्स 2 मंथ जॉब किया हुआ ला फिटनेस में। फिर पुणे में अपने कोर्स, और उस टाइम तो दिल्ली में भी कोर्स होते हैं और मल्टीपल जगह कोर्स होते हैं। उस टाइम दिल्ली में सिर्फ पीटी कोर्स होता था, वो भी इनकी खुद की एकेडमी नहीं थी। तो मैं पुणे अपना पीटीएसपी कोर्स, पोजिशन और स्पोर्ट न्यूट्रिशन करने गया था, और तुम वहाँ पे उस टाइम मास्टर ट्रेनर कोर्स कर रहे थे। तो डेस्टिनी थी हमारी मिलना, और आज हम यहाँ बैठे हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ऑलमोस्ट कितना हो गया, 2015 से 8 साल हो गए, 10 साल के करीब। मतलब एज एन प्रोफेशन ऑलमोस्ट लगा लो 8-9 साल हो गए एज एन प्रोफेशन। हाँ, एज एन प्रोफेशन, एज एन फिटनेस कंसल्टेंट या फिर कोच बोलो, कुछ भी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। बट एज एन लिफ्टिंग एक्सपीरियंस और लगा लो 1998 से एज एन लिफ्टिंग वर्कआउट एक्सपीरियंस। राइट। उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी उस टाइम पे, जहाँ मुझे याद है जब पुणे एकेडमी में थे, उसी टाइम के आसपास की बात है, व्हेन यू competed in physique। हाँ, राइट। फिजिक, क्योंकि उस टाइम पे हाँ फिजिक का बोलबाला था, फिजिक का भी अभी भी बोलबाला है। तो कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा उस टाइम पे फिजिक के? क्योंकि उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था लिफ्टिंग ऐसा कुछ सेंस, बट हाँ लिफ्टिंग के तौर पे वो अच्छे लगते थे। ओलंपिक में आप देखते हो क्लीन जैक स्नैच, वो थोड़ा फैंटेसी थी करने के लिए। लेकिन अब जनरली जो लोग जिम में करते हैं कि बाइसेप्स किया, ट्राइसेप्स किया, तो उस टाइम सब वही फिजिक और बॉडी बिल्डिंग का ही होता है जनरल लोगों को, जब तक आपको इंट्रोड्यूस नहीं होती। तो उस टाइम वही था कि मेरे को फिजिक कम्पीट करना है, फिजिक खेलना है। तो मैंने उस टाइम 2 बार कम्पीट किया, एक बार मसलमेनिया में। मसलमेनिया दे क्लेम वी आर नेचुरल, बट तो वो तो नेचुरल नहीं है, कोई सब बकवास है वो। और उसके बाद फिर फिट फैक्टर में किया था 2015 में, जब मैं पुणे में था। तो वो भी बड़ा हैपनिंग था, अच्छा था एक्सपीरियंस। उसमें बेसिकली होता था कि आपको पहले वो रीजनल वाइज करते थे कि दिल्ली में आपका सिलेक्शन होगा, हर एक स्टेट, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, वो जाते हैं। और फिर आपका अगर यहाँ पे सिलेक्ट हो गए देन फिर आपको मुंबई बुलाते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले दिल्ली में किया था कम्पीट, दिल्ली में आई गॉट सिलेक्टेड, देन आई वेंट टू इधर मुंबई। तो फिर वहाँ पे कम्पीट किया था मैंने। ओके, कैसा एक्सपीरियंस था उसके बाद वो वाला एक्सपीरियंस, और आज के टाइम का जो एक्सपीरियंस है, कुछ अलग लगता है आपको? कंपटीशन के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं उस टाइम के हिसाब से और अभी के हिसाब से? नहीं, बहुत चेंजेस है जब के और अब के हिसाब में। मतलब अब तो उस टाइम पे फिजिक, जो भी करंट पे फिजिक का लेवल है वो टोटली ओल्ड का तो डिफरेंट है। मतलब बहुत बड़े हो गए हैं फिजिक एथलीट। उस टाइम पे मेरे टाइम पे जब मैं कम्पीट कर रहा था, उस टाइम पे फिजिक एथलीट होते थे। उस टाइम राजेश सर, जानते हो राजेश सर था, उस टाइम सेकंड आया था मतलब फिजिक कम्पीट में। और इतने ऑलमोस्ट 600 कंटेस्टेंट थे। 600 में से मतलब आपको 3 चूज करने हैं, 3 मतलब 600 कंटेस्टेंट में एक विनर होगा। तो इतना कट थ्रोट कंपटीशन था फिजिक के अंदर भी। मतलब मैं तो टॉप 10 में भी था। मुझे क्योंकि टॉप 10 उन्होंने सेलेक्ट किया था। आपको पता ही फिर आपका कौन सा रैंक है, टॉप 10 उन्होंने लिस्ट दी थी, आपको पता नहीं आपका कौन सा रैंक है। बिल्कुल। सो उससे ट्रांजिशन कैसे हो गया एकदम पावर लिफ्टिंग में? ट्रांजिशन क्योंकि उस टाइम मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ, फिर जब मैंने KLM कोर्स किया तो मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ ये लिफ्टिंग का, कि ये चाहे स्क्वाट डेडलिफ्ट होती है। उस टाइम तो नॉर्मली जो होती है टेंडेंसी लोगों की, भाई डेडलिफ्ट मत कर, बैक इंजरी हो जाएगी, स्लिप डिस्क हो जाएगी। और मतलब वही था टेंडेंसी की, वही सब कुछ था। लेकिन बेंच प्रेस हम करते ही थे, बट ये स्क्वाट्स भी बहुत कम करता था, क्योंकि जनरली स्क्वाट्स करता था कि भाई बॉडी बिल्डर करते हैं स्क्वाट्स। तो आपको बॉडी बिल्डर थोड़ा बनना है, आपको तो फिजिक एथलीट बनना है या फिर नॉर्मल फिजिक चाहिए। तो वो उसके बाद जब KLM के बाद में हुआ, अच्छा ये तो मेरे लिए कुछ वो चेंजिंग था, मेरे लिए कुछ डिफरेंट था।
बस तो वहाँ से फिर मैं तुरंत लिफ्टिंग में कन्वर्ट हो गया। फिर धीरे धीरे जो मेरा फिजिक का भूत था ये कि फिजिक बनानी है, फिजिक दिखानी है, देन आई फिर मेरे को परफॉर्मेंस पे मजा आने लगा कि परफॉर्मेंस एक जो आप ऐसी फिजिकल एबिलिटी है परफॉर्मेंस में आपको परफॉर्मेंस बेस्ड फिजिक होनी चाहिए कि एज एन सिर्फ दिखावे की बॉडी नहीं चाहिए, आपको एटलीस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड भी बॉडी नहीं चाहिए। Absolutely. जैसे अगर जो पुराने बॉडी बिल्डर थे जितने भी मैंने आज आयरन मैन देखी होगी उसमें जो कार को उठा के रख दिया, Absolutely. पार्किंग नहीं है उठा के उधर शिफ्ट कर दी। तो सिर्फ उस टाइम भी मतलब ये होता था उस टाइम पहले तो कि अगर आप बॉडी बिल्डर्स ही कर रहे थे। बॉडी बिल्डर ही कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 50 किलो पूरा साल ही 50 किलो से बेंच प्रेस कर रहा हूँ। बट फिर समझ में आया कि प्रोग्रेस कैसे करनी है, वेट को कैसे बढ़ाना है साथ साथ। वो फिर वहाँ से 2015 से फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई लिफ्टिंग की। और इन दोनों ही ये दोनों ही अलग अलग बहुत अलग जॉनर है, बहुत अलग है। और इन दोनों के वर्कआउट्स अलग है। आपको लगता है मतलब पावर लिफ्टिंग वाले वर्कआउट्स इंक्लूड करके आप बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हाँ कर सकते हो। बट ये है कि अगर आपका पर्पस शॉर्ट आउट होना चाहिए, आपको करना क्या है, पावर लिफ्टिंग आपका गोल है तो मोर फोकस ऑन लिफ्ट कि आपका जो स्क्वाट्स है, डेडलिफ्ट है, बेंच पे आप मोर फोकस उन पे करो। रेस्ट जो भी अदर मूवमेंट है उनको हाइपरट्रोफी पर्पस से देखो कि हाइपरट्रोफी करनी है, नोट लिख के कि मेरे को उसमें भी लिफ्ट करना है, इसमें इतना लिफ्ट करना है, उसको छोड़ दो। अगर So- आपका फिजिक एथलीट भी हो, अब तो फिजिक एथलीट भी आपको लेग्स चाहिए, प्रॉपर लोअर बॉडी सिमेट्री चाहिए। बिल्कुल। पहले होता था कि आपकी लोअर बॉडी नहीं होगी तो एक बार को आप चल जाओगे कि आपको यहाँ नी तक Sure. शॉर्ट्स होते हैं या फिर थोड़े ऊपर तक होते हैं, चल जाओगे। बट वो सिमेट्री दिख जाती है। आजकल जज स्मार्ट हो गए हैं, जज एडवांस हो गया गेम बहुत कि आपको लोअर बॉडी भी चाहिए। पर मतलब अब तो मेरे ख्याल फोकस कंडीशनिंग के ऊपर थोड़ा कंडीशनिंग तो है ही है। कंडीशनिंग बॉडी बिल्डिंग में पूरी कंडीशनिंग है कि आपकी कंडीशनिंग कैसी है स्टेज पे, आप कितने ड्रिप दिख रहे हो, कितने चीज़र दिख रहे हो, कितनी पेपर थिन स्किन है आपकी। नॉट साइज पर्टिकुलर साइज पे डिपेंड करता है जज को क्या चाहिए, जज को क्या मैटर करता है, टोटली जज के ऊपर है। जज को कंडीशनिंग अच्छी लग रही है या जज को साइज चाहिए। अब उसमें डायलेमा है कि आपको क्या चाहिए, वो जज के ऊपर है, जज को क्या अच्छा चाहिए। बट लिफ्टिंग में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उसमें आपके पास रूल्स हैं डिफाइंड। रूल है डिफाइन के आप लिफ्ट करो तो भैया आपको कोई नहीं रोक सकता। उसमें थोड़ा बहुत पार्शलिटी होती है उसके अंदर भी। Yes, yes. वो मेरे साथ भी है, मैंने देखी है। बट ठीक है, अगर आपके पास है इतना तो आपको ठीक है, चल जाएगा उतना वो। बिल्कुल। सो आपका जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी था वो अभी पावर लिफ्टिंग वाले स्टाइल से चल रहा है। बेसिकली यू आर मोर फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथ। सो विद दिस इंजरी अभी क्या प्रोटोकॉल चल रहा है? प्रोटोकॉल मतलब अभी भी मैं फोकस ऑन माय लिफ्टिंग, अभी स्टिल फोकस ऑन लिफ्टिंग। मेरी लिफ्टिंग नहीं रुकी है, लिफ्टिंग अभी भी कर रहा हूँ। बट नोट लिफ्ट्स हैं वो अभी भी कर रहा हूँ, बट रेपिटेशन नहीं कर रहा हूँ। रेपिटेशन एक ही दो रेपिटेशन करके रिलैक्स कर देता हूँ, वेट को छोड़ देता हूँ। ठीक है। इफ आई डू मोर रेपिटेशन तो काफ राइट हो जाती है। तो ये नहीं कि काफ राइट हो जाती है जैसे लाइक आई डिड टुडे, मैंने 10-11 रैप किए 190 या 200 समथिंग डेडलिफ्ट में। उसके बाद मेरे को 10 मिनट बैठना पड़ा, मेरी काफ टाइट हो गई। वो मैंने कर तो दी है, जो उसमें जस्ट ड्राइव था कि करूँगा, कुछ रेपिटेशन नहीं किए बहुत टाइम से, कर दिए। लेकिन आई हैव टू सिट 5-7 मिनट, मेरे को 10 मिनट बैठा, उसके बाद काफ नो बोले। अभी तो ठीक है, ठीक चल जाता है, गर्मी ऐसे जाता है। बट विंटर्स में और ट्रबल होता है कि 10 मिनट में आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, फिर वो कोल्ड इतना है कि फिर दोबारा वो ड्राइव आपको जाके 200 उठाना है, नहीं उठा पाओगे आप। अब तो गर्मी है, अब स्वेट आ रहा है, ठीक है चल जाएगा, 5-10 मिनट बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ के साथ थोड़ा तो दिक्कत है, बट उस हिसाब से वर्कआउट मैनेज किया हुआ है, अपना चल रहा है फिलहाल अभी। तो कोई एक्सेसरी वर्क अलग से कुछ और चल रहा है इसका स्पेसिफिकली, या सब कुछ नॉर्मल? नहीं, कुछ वर्क कर रहा हूँ इस पर राइट लेग, क्योंकि एसिमेट्री भी हो गई है। एसिमेट्री साइज वाइज भी एसिमेट्री हो गया, साइज थोड़ा दोनों में डिफरेंट हो गया है, और थोड़ा लोड भी शिफ्ट होता है लिफ्टिंग के। वो आई फेल्ट नॉट एवरी लिफ्ट की स्क्वाट्स में भी लिफ्ट होता है, क्योंकि अनकॉन्शियसली मेरा माइंड तो पता है कि ये इस तरफ साइड इसकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लोड मैं नहीं चाहता वो शिफ्ट करना, बट मेरा जो माइंड है सीने से वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता है इस तरफ की, उस तरफ उसको लोड मत दो इतना। वो बहुत लिफ्ट में होता है, और वो जब दिखता है व्हेन यू स्ट्रगल। तो फिर सिंगल लेग मूवमेंट? सिंगल लेग मूवमेंट है, स्टेबिलिटी का करता हूँ। पोस्ट बॉल पे सिंगल लेग खड़ा हो गया तो वहाँ पे उसको स्टेबिलिटी का चैलेंज मिलता है बहुत ज़्यादा। स्टेप अप करता हूँ ज़्यादा, और सिंगल लेग प्रेस, सिंगल लेग एक्सटेंशन भी करता हूँ। तो जितने मूवमेंट स्कोर्स करता हूँ, स्कोर्स के बाद फिर सारे मूवमेंट इनको स्कोर्स अभी भी अलोन एक डे ही करता हूँ, बाकी जो है सब मूवमेंट है इनको इनके लिए सेपरेट डे है। राइट, बट एक्सेसरी वर्क भी बहुत जरूरी है। नॉट इवन पावर लिफ्टर के भी जरूरी है, एक्सेसरी वर्क बहुत जरूरी है। राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल तो मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंसर्स और वो जो लिफ्ट ही डालते हैं, आपको दिखेगी वो लिफ्ट उनके बना रहे होंगे, या फिर वो जो मैक्सिमम दे लिफ्ट वही आती है इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो। एक्सेसरी वर्कआउट नहीं डालता है कि वो भी चल रहा होता है पीछे। वो जो लिफ्टिंग बैड डे भी होते हैं लिफ्टिंग में, नॉट एवरी डे इज
यू लिफ्टिंग 300 और जैसे आई लिफ्ट 300 बट आई डिड लीड 100 ट्वाइस इन माय कैरियर, जितना भी है 2 बार लिफ्ट किया। बट किसी से पूछो आप तो 300 उठाया हुआ भाई, 300 उठाया हुआ है, कंपटीशन में एक बार नहीं उठाया, जिम में उठाया 300, एक दोनों बार जब भी उठाया। तो ऐसा नहीं कि आप मैंने 300 उठाया तो मैं जाके किसी दिन 300 उठा लूंगा, 280 to 90 समथिंग, बट ऑन ए गुड डे मेरे को गुड डे चाहिए, सब सर्कमस्टेंसेस मेरे पक्ष में चाहिए उस दिन, मेरा सीएनएस सोया हूँ, रेस्ट हो, सीएनएस फायर कर रहा हूँ, देन आई कैन लिफ्ट 300 kg। ये मेरे साथ नहीं, हर एक एथलीट के साथ है, ये नहीं कि हर कोई एथलीट जाके किसी दिन भी उठा लेगा, वो हर एक एथलीट के साथ है। नॉट इवन पावर लिफ्टिंग, हर एक स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में है, बास्केटबॉल में, तो ना कोहली 3 सेंचुरी मारेगा, 3 सेंचुरी मारेगा भाई, वो दिन होगा उसका, चीजें होंगी उसके साथ, सर्कमस्टेंस क्या होंगे तो होगा। सो व्हेन इट कम्स टू पावर लिफ्टिंग, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। पावर लिफ्टिंग के अंदर सूट्स जो होते हैं वो किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं? जनरली इंडिया के अंदर तो, जैसे बाहर तो मेरे को आइडिया नहीं है इतना, बट इंडिया के अंदर ज़्यादा इक्विप जब सूट की इक्विप की बात कर रहे हो ना, यस, इक्विप पावर लिफ्टिंग ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली रो पावर लिफ्टिंग। गेम्स भी ज़्यादा इक्विप पावर लिफ्टिंग के होते हैं। पीआई पावर लिफ्टिंग इंडिया जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एकलौती फिटनेस है, ये जो वैसे तो बहुत सारी फेडरेशन है, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी फेडरेशन है, तो ऐसी पावर लिफ्टिंग के अंदर भी बहुत सारी फेडरेशन है, बहुत सारी लोकल फेडरेशन है। कोई एक बड़ा एथलीट है और उसने अपनी फेडरेशन बना दी कि मैं अपनी फेडरेशन बनाऊंगा, मैं कि जाके किसी की फेडरेशन में खेलूंगा, क्योंकि मेरे साथ ही इतने स्टूडेंट हैं, मेरे बच्चे इतने 50-60 बच्चे हैं मेरे पास, तो वही कम्पीट करेंगे, उनके जहाँ मैं किसी की फेडरेशन में भी जाऊँ, बिल्कुल। तो बहुतों ने ऐसे बना दिया। बट एक ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक ही फेडरेशन है इंडिया के अंदर, पावर लिफ्टिंग इंडिया, जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, कुछ गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, आपको पैसों भी हेल्प करती है, पैसा भी देती है, और उसके सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, प्लस आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आपको कुछ पैसे देती है। बट पावर लिफ्टिंग इंडिया कुछ नहीं पे करती है, आपको सर्टिफिकेट और एक मेडल के अलावा आप वो कुछ नहीं पे करती। जो सपोर्ट मिलेगी आपको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। ओके। और जो इक्विप पावर लिफ्टिंग है, इक्विप पावर लिफ्टिंग के गेम ज़्यादा होते हैं, बट इक्विप पावर लिफ्टिंग में ये है क्योंकि उसमें वेट ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हो आप कंपैरेटिवली रो पावर लिफ्टिंग। बट इक्विप पावर लिफ्टिंग के लिए आपको प्रॉपर टीम चाहिए, आप एक अकेले पावर लिफ्टिंग नहीं कर सकते, 2 लोग 3 लोग भी नहीं कर सकते, मतलब इनफैक्ट 3 लोग भी, अगर आप 3 लोग हो, अगर तुम चाहो कि इक्विप पावर लिफ्टिंग मेरे को करनी है, तुम, मैं और कोई तीसरा कोई बंदा होगा, तो हम पावर लिफ्टिंग नहीं कर सकते, तो उसकी प्रॉपर ये आपके नी स्टेप मारने के लिए, ड्रेस पहनने के लिए 2 लोग चाहिए। कितना एडवांटेज मिलता है टोटल अगर मैं रॉ कर रहा हूँ वर्सेस मैं सूट में कर रहा हूँ? बहुत, मतलब मिनिमम 50 kg और इसके ऊपर आप जा सकते हो, डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, मिनिमम 50 kg का एडवांटेज मिलती है आपको। प्लस इसमें एक एडवांटेज हो रहा है, इसमें इंजरी थोड़ी कम होती है कंपेरेटिव रो पावर लिफ्टिंग। आप कहता हूँ 100 kg लेके तो आप स्पोर्ट्स सूट पहन के स्पोर्ट्स पर नीचे भी नहीं बैठ सकते, वो इतना टाइट होता है कि उसको चढ़ाने के वेट चाहिए, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए 2 लोग चाहिए भाई। वो प्रॉपर जो किसी को तुम देखोगे चढ़ाए, तुम उसको चढ़ाने के पसीना आ जाएंगे, आधा एक घंटा लगता है उसको प्रॉपर, जो हमारी वो नहीं सेलो टेप, वो प्रॉपर लेग पे पूरी बांधेंगे पूरी यहाँ ऊपर तक, क्योंकि ताकि वो थोड़ी स्लिपरी हो जाए। उसके ऊपर फिर कुछ स्लिपरी चीज़ लगाएंगे, कुछ लोग जेल लगाते हैं, कुछ लोग बाम लगाते हैं, सेलो टेप लगाते हैं। इसीलिए उसमें कुछ ऐसी वीडियोस भी आती हैं जिसमें वो बिल्कुल सीधा चल रहे होते हैं, पैर मुड़े हुए, चल ही नहीं पाते भाई, उसके बाद चल ही नहीं पाते आप, और वो ऊपर वो पट्टी के बाद तो खत्म, नहीं चल पाओगे आप, और वो ब्लड इतना रोक लेती हैं कि वो नहीं खुली, मतलब बाई चांस आपकी, और वो पट्टी भी जब बनती है आपकी कोल आने वाला है, ठीक है, जैसे नी स्लीव तो आप बांध के बैठे हो, जो मरा के जाऊंगा, वो जब भी बांधनी पड़ेगी जब आपका 1-2 नंबर आने वाला हो लिफ्ट में, उसको बंद के तो ब्लड रुक जाएगा, इतना टाइट होती है वो, आप नीचे नहीं बैठ सकते। तो इक्विप पावर लिफ्टिंग टोटल ऑल टुगेदर गेम है कंपेरेटिव रो पावर लिफ्टिंग। अगर मैं चाहूँ अकेला, मतलब रो पावर लिफ्टिंग में आप 1-2 बंदे चाहिए, बट अगर अकेला चाहूँ मैं जाके मैं कम्पीट कर सकता हूँ एक बार को, उन्हें वर्स्ट केस जाके कम्पीट कर सकता हूँ, ठीक है कुछ कर लूँगा, बट इक्विप के साथ आप नहीं कर सकते। सो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में क्या चेंजेस है? अभी रिसेंटली आपने मेरे ख्याल से मुकेश गहलोत जी के साथ भी ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए थे, ही इज अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री, तो कैसा उनका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल किस तरीके से था जो कि आप पहले फॉलो कर रहे थे और इस वाले में करेंट? मेरे को ज़्यादा चेंजेस लगा, बट मेरा बेसिकली वहाँ पे जाने का मतलब था, मेरे को ड्राइव चाहिए थी, कोई ड्राइव, क्योंकि जनरली मैं जिम में जाता था यहाँ पे, उस टाइम पे मतलब पीक था मेरा, मैं मैक्सिमम लिफ्ट 240-250 अराउंड स्कोर्स कर रहा था, 300 के आसपास स्कोर कर रहा था, और जनरली मैं जिम में जाता था, मैं ही लिफ्ट कर रहा था, तो मेरे को ड्राइव चाहिए थी, कोई मेरे को दिखे मेरे ज़्यादा लिफ्ट करता हो, या मेरे को ड्राइव आए कोई कंपेटिटिव हो। तो मेरा मेन रीज़न ये था कि गुरुजी के पास जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट एथलीट आते हैं इंडिया के, होते मतलब पावर लिफ्टिंग ले लो, बॉडी बिल्डिंग ले लो, फिजिक ले लो, कुछ भी ले लो,
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द, मतलब बेसिकली उन्होंने बनाए एथलीट। उन्होंने तीनों जॉनर्स के अंदर ही मतलब हाँ, हाँ, हाई हाँ। क्वालिटी एथलीट्स थे। तो मेरा मेन ये था कि मेरे को ड्राइव मिले, बट मेरे को उस टाइम भी मेरी काफ टाइट होती थी, पेन होता था। मैंने जाके उनको बोला था, मैंने कहा सर मेरी काफ टाइट है, मैं सर्जरी कराने के बाद आपके पास आऊँ या सर्जरी से पहले अभी कर लेता हूँ? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कर लूँगा। बट मेरे को मुकेश गहलोत जी की सर के यहाँ पे एक बड़ी चीज़ लगी, आप बॉडी बिल्डर हो, पावर लिफ्टर हो या फिजिक एथलीट हो, हर एक के रूटीन के अंदर स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस हर एक में मिलेगी। जबरदस्त। और दैट्स कुड बी द रीजन, आपके जितने भी एथलीट देखोगे सबकी जो सिमेट्री है ब्यूटीफुल, हर एक की लेग वेल डेवलप्ड होगी, ऐसा नहीं होगा किसी की लेग डेवलप नहीं होगी। आप फिजिक एथलीट हो, बॉडी बिल्डर हो, पावर लिफ्टर का मैंडेटरी है कि आपको स्क्वाट डेडलिफ्ट करनी है, बट रेपिटेशन बढ़ जाते हैं बॉडी बिल्डर्स के लिए कि आपको इंस्टेड ऑफ 1-2 रैप आपको वहाँ पे 10-10, 15-15 रेपिटेशन के मिल जाते हैं। एब्सोल्युटली। और वंस इन ए वाइल शायद मेरे को उनको देते होंगे कि आप 1 RM ट्राई कर लो, वो भी वंस जब वो गेनिंग वेनिंग पे होते होंगे। बट ये है, तो मेरा मेन रीजन वही था कि जाके ड्राइव मिले, बट प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट सेम था, लिफ्टिंग का प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट सेम था। तो मैं जाता था वीक में वहाँ पे 1 या 2 बार। मैंने 1 साल की मेंबरशिप ली थी उनके वहाँ पे, उनके मतलब मेंबरशिप की, उनका कोई पर्सनल ट्रेनिंग का चार्जेस नहीं है। आप जाओ और ईयरली मेंबरशिप ले लो, उसी में आपको गाइड करेंगे सब कुछ जो आपको चाहिए। आई गेस ईयरली था 50,000 समथिंग। अगर 6 मंथ का लोगे 6 मंथ का आपको 30,000, और अगर आप ईयरली लोगे उनसे तो ईयरली 50,000 समथिंग था। तो उसमें आपको वो प्रोटोकॉल, क्योंकि मैं गुड़गांव से द्वारका मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटे का ड्राइव था। तो मेरे को ये था कि जब भी मैं स्क्वाट डेडलिफ्ट करूंगा मैं वहीं करूंगा जाके, और आपको लोहे की प्लेटें मिल जाएंगी प्लस कंपेटिव हो जाएगा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बट मैं ज़्यादा कर, माहौल भी मिलेगा, माहौल मिल जाएगा, पूरा सब कुछ सेटअप है। हाँ माहौल मिल जाएगा। जबरदस्त। वहाँ पे एथलीट भी आते हैं सारे। तो आपके डाइट प्रोटोकॉल के अंदर कितना चेंज आया अभी? डाइट as far प्रोटोकॉल as फिजिक डेज कंपेयर टू फिजिक डेज राइट नाउ, या फिर सर्जरी के बाद कुछ स्पेशल कुछ मेंशन किया है कि आपको ये लेना चाहिए या वैसे वैसे खाना चाहिए किस डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स ने, या फिर कुछ ऐसा डॉक्टर ने वही recommendation? बोला था हमारे भूषण सर ने कि वही फैट कम खाओ। मेरे को देख के बोला था फैट कम खाओगे तो खाएगा तो है नहीं। मैंने कहा सर ठीक है खा लूँगा, कि नहीं थोड़ा फैट कम खाओ और ये खाओ, मतलब फैट कम खाना बेसिकली उनको ये था कि फैट कम खा, कम से कम खा। और तो आप क्या फॉलो कर रहे हो अभी? अभी मेरा यही है, फैट प्रोटीन, फैट ज़्यादा है, कार्ब्स भी हैं, नो डाउट कार्ब्स भी हैं, बट कार्ब्स लेस देन 100 ग्राम है वो, और फैट प्रोटीन तो है, बट फैट प्रोटीन काउंट नहीं करता हूँ, ओनली कार्ब काउंट करता हूँ। But for the viewers, Saurabh is a vegetarian, born and raised. वो एग्स भी नहीं खाते, एंड ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये गिफ्ट है जो इनको मिला हुआ है। सो गिफ्ट भी बोलो, हाँ मतलब गिफ्ट के ऊपर काम भी किया हुआ है। Absolutely. मतलब 24-25 साल हो गए लिफ्ट करते हुए, वेट ट्रेनिंग करते हुए, तो बिल्कुल। गिफ्ट तो है ही नो डाउट। तो आप लोगों को आप क्या बोलोगे व्यूअर्स को, अगर वो कहे कि ठीक है हम भी अब सौरभ की तरह अगर वेजिटेरियन बन जाए और लिफ्ट करने लगे? नहीं वेज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन ऑफ कोर्स खाओ, नॉन वेजिटेरियन यार, मतलब ऑफ कोर्स सुपीरियर है, नो डाउट। अगर आप साइंटिफिक वे में देखोगे तो अमीनो प्रोफाइल सब कुछ है, नो डाउट, राइट। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और यू हैव एम्पल ऑप्शन। अगर आपके पास नॉन वेजिटेरियन हुआ, आपके पास एम्पल ऑप्शन है। बीइंग ए वेजिटेरियन मतलब इज काइंड ऑफ हार्ड इनिशियली, क्योंकि प्रोटीन सोर्स बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है आपके पास बीइंग ए वेजिटेरियन। और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो फिर तो आपके मतलब और लगने वाली है। बट थैंकफुली मैं कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट मेरे को लगता नहीं हुई, मेरे को आज तक कभी ब्लोटिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं। जनरली मैं सुनता हूँ लोगों को कि मैंने पनीर खाया, मैंने दूध पिया तो मेरे को ब्लोटिंग हो गई, मेरे को इंडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और मतलब मेरे को थैंकफुली नहीं हुआ आज तक ऐसा कुछ। क्योंकि हो सकता है कि जो मेरे एंजाइम्स हैं वो अभी तक बन रहे हैं, अभी तक बंद नहीं हुए हैं, जो बचपन से यूज़ कर रहा हूँ, कि बचपन से आज तक भी याद है कि बिना दूध के बिना नींद नहीं आती। मैंने दूध छोड़ा है बेसिकली कुछ दिन के लिए, वो भी जब मैंने फिजिक एथलीट कंप्लीट किया था, तो मेरे को श्रद्धा मैम थी और केजाज सर थे, उन्होंने बोला छोड़ दे दूध भी, छोड़ दे कुछ दिन के लिए। तो वही टाइम था, मुझे याद है जब मैंने दूध छोड़ा है अपनी लाइफ के अंदर, ए वीक ऑलमोस्ट 4-5 दिन। बाकी दूध के बिना नहीं रह सकता मैं, दूध मेरा सेम हियर। उसके लिए तो फिश पंप बनती है, फिश पंप बनती है दूध के लिए। तो हाँ, दूध तो मतलब ये है कि पूरा दिन दूध पे जिंदा रह सकता हूँ मैं, कई दिन तक रह सकता हूँ। नहीं मेरे साथ भी यही हुआ था। इनफैक्ट जब 2019 के अंदर मैं टर्की गया और यूएस गया, वहाँ पे मैंने कम से कम 2 या 3 जगहों से मैंने दूध ट्राई किया। वो मेरा पेट है कि मेरे को जहाँ जाना है मेरे को दूध ट्राई करना है वहाँ का। गाय, भैंस, याक, कैसा भी दूध हो मुझे ट्राई करना है। दैट्स
वन थिंग मेरी फेवरेट ड्रिंक है बेसिकली, और इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी। राइट Remember हाँ वो that? मेरे को अच्छी मैं तुम्हें बता और मैं अब मैं पैस्चराइज्ड दूध बाय द वे पीना बंद कर चुका हूँ और अच्छा। रॉ मिल्क पे आ चुका हूँ। हाँ वो तो कई बार मेरे को ज़्यादा- डिस्कस कर चुके हैं कई बार उस बारे में तो हम। हाँ, सो नाउ द थिंग इज पर्सनल ट्रेनिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है अब तक, और अब क्योंकि पावर लिफ्टिंग की तरफ इंक्लिनेशन हो गया है, तो ऐसा हुआ है कि क्लाइंट भी थोड़ा इस तरफ रुक करने की कोशिश करते हैं? बिकॉज मैंने जो ज़्यादातर देखा वो ऐसे ही होता है कि ट्रेनर और ट्रेनर जैसा होता है, क्लाइंट धीरे धीरे वैसा बनने लगता एग्जैक्टली है, सेम एग्जैक्टली वैसा हो जाता है। नहीं होता नहीं है मतलब आपकी अप्रोच वैसी होती है नहीं, मैंने कभी कभी तो ये भी देखा है कि फिजिक वाइज भी कभी कभी चीज़ें क्योंकि एकदम हाँ, सिमिलर आपकी जैसे कि आप जिस वे में ट्रेन करते हो क्योंकि Absolutely. आपको उस वे में ही अपने ट्रेनिंग को या अपने क्लाइंट्स को लगता है कि आप उसी वे में उसको ट्रेन करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि हाँ मेरी वन ऑफ क्लाइंट है कि उन्होंने क्योंकि आई ट्रेन हर सिंस 2016 समथिंग, तो 16 से ट्रेन कर रहा हूँ बट वी नेवर थॉट कि हम पावर लिफ्टिंग कंप्लीट करेंगे, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम सी इज वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेट ट्रेनिंग। तो कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन भी वर्कआउट करती हैं। तो उसके बाद क्योंकि आई स्टार्ट कम्पीटिंग पावर लिफ्टिंग गेम, तो मेरे को लगा यार उनके पाउंडेज उतने हो गए हैं कि एटलीस्ट सी स्टैंड पोडियम पे कहीं ना कहीं आ जाएंगी, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में जीती जाएंगी, क्योंकि शी प्ले इन मास्टर आपका 40 के बाद आप मास्टर में एंटर जाते हो, वो आपके ऊपर होता है कि आपको मास्टर में खेलना है नहीं खेलना है। अगर 40 के बाद आप चाहते हो आपको ओपन खेलना है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जैसे अगर मैं 40 के बाद जब मैं 40 का जाऊँगा तो मैं मास्टर कैटेगरी में खेलूंगा, 40 से 45 मास्टर 1, 45 50 मास्टर 2, ये वेट लिफ्टिंग में भी सेम है। जो अगर आप क्लीन जैक्स हैं जो वेट लिफ्टिंग में भी सेम कैटेगरी है, और उसका मास्टर 4, मास्टर 5, मैंने मास्टर 5 में भी देखा है केरला के अंदर, शी 72 समथिंग, मतलब इतनी एज की भी आती हैं लेडीज लिफ्ट करने। तो शी प्ले इन मास्टर 1 कैटेगरी, तो आप वो आपके ऊपर है लेकिन आपको मास्टर में खेलना है या आपको ओपन में खेलना है, वो आपके ऊपर है, वो डिसाइड करना है। तो शी प्ले इन मास्टर 1, तो मेरे को इतना लगा कि बट द थिंग इज क्योंकि वो जो क्लाइंट है हमारे वो बहुत और अच्छे जगह लेवल पे और अच्छे हैं, तो बट उनको मुझे लगता था कि पावर लिफ्टिंग में जाएंगे, और जो पावर लिफ्टिंग ऑर्गेनाइज होता है वो तुमको पता ही कैसे होता है, कैसे इतने अच्छे वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते। मेरे को लगता था कि मेरे को थोड़ा एप्रीहेंसिव थे इनिशियली कि उनको लेके जाऊं या मत लेके जाऊं, उनको दिखाऊं पूरा दिन वो कराऊं या मत कराऊं। बट मैंने उनसे पूछा कि शी वाज वेरी एक्साइटेड कि हाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले कम्पीट किया हमने एक लोकल फेडरेशन, वो विक्रम फोगाट है, विक्रम फोगाट करवाता है, मतलब हर साल एक कंपटीशन करवाता है अपने डैड की, उसमें कुछ पुण्यतिथि में ऐसे कुछ। तो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे कम्पीट किया एंड शी डिड वेल, इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि शी लिफ्ट दैट मच ऑफ वेट। उन्होंने अपना PR बनाया डेड लिफ्ट में, शी लिफ्ट 107। तो वहाँ से वी गेट सम कॉन्फिडेंट किया हम PI में भी कम्पीट करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर PI में हमने डिस्ट्रिक्ट कम्पीट किया, उसके बाद हमने स्टेट कम्पीट किया, उसके बाद हम नेशनल भी गए, और नेशनल मैंने आज तक नेशनल क्वालिफाई नहीं किया है मैंने नेशनल क्वालिफाई नहीं किया आज तक, क्योंकि नेशनल में आपको स्टेट में गोल्ड चाहिए, और मेरा स्टेट में कभी गोल्ड आया नहीं है। मेरा मेडल हमेशा जब भी मैंने कम्पीट किया मेरा मेडल आया, बट कभी गोल्ड नहीं आया। उनका गोल्ड आ गया था, उनका नेशनल जो स्टेट में गोल्ड था उनका। वाह। तो सी रिप्रेजेंट हरियाणा एट हर वेट, उसमें अपने वेट कर, सी वेट इज 65 वेट कैटेगरी में, 66 वेट कैटेगरी में था, उनका वेट था 64 पॉइंट समथिंग। तो उसमें उन्होंने कम्पीट किया एंड शी प्लेस इन 5th प्लेस इन नेशनल, विच इज वेरी गुड प्लेस द वेरी फर्स्ट टाइम। और एंड उनका प्रोफेशन वो है ही नहीं लिफ्टिंग, शी वी वर्क एज एन कॉर्पोरेट में काम करती हैं, बट वो भी सीनियर पोजीशन पे है काफी। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ भी। तो मेरे को लगता है कि क्लाइंट भी आप उस वे में ट्रेन करते हो, कि मेरा तो ऑलवेज फंडा हुई है कोई एज एन एथलीट, तो मेरा फंडा सिंपल है कि ट्रेन लाइक एन एथलीट एंड ईट लाइक एन एथलीट। एब्सोल्युटली। पर आजकल ऐसा नहीं देखने में आता, बहुत कम ट्रेनर्स इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं। मैं पर्सनली भी ये फील करता हूँ और अपने क्लाइंट्स को उसी तरीके की ट्रेनिंग कराता हूँ जो मैं खुद भी कर रहा होता हूँ। राइट। मैं कभी भी ऐसी चीज़ें, बहुत कम ऐसे एक्सरसाइजेस या मूवमेंट होते हैं जो मैं खुद पर्सनली नहीं करता या उनको कराता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है वो होते ही नहीं होंगे, वो ज़रूरी, अगर मुझे लगता है कि वो उस वक्त के लिए ज़रूरी है तो मैं कराता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करवाता उस चीज़ को। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद लंजेस नहीं करता, तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट में लंजेस करवाता भी नहीं हूँ। somehow आई प्रेफर स्टेप अप। मेरे को लगता है कि स्टेप अप सुपीरियर मूवमेंट है यूनिलैटरल। हाँ, तो स्टेप अप ही करेंगे, सुपीरियर मूवमेंट है, तो व्हाई विल चूज लंजेस, व्हाई, क्योंकि जब हम
लेग्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं, वी चूज स्पोर्ट सुपीरियर मूवमेंट। बिल्कुल। तो अगर यूनिलेटरल मूवमेंट की बात करें तो ऑलवेज चूज स्टेप अप, उससे सुपीरियर कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को लंजेस करा वो स्टेप अप कराता हूँ और खुद भी लंजेस नहीं करता हूँ। मैंने किए थे थोड़े बहुत, मतलब नॉट वेरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कीन कि मेरे को लंजेस करने हैं। बिल्कुल। तो ये रीज़न है एक तो मेरे क्लाइंट ने भी, एक वो है ऊपर स्टेप अप हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, हर कोई नहीं कर उसके लिए सकता, थोड़ा yes, सा- yes, yes, तो आपको फिर लंजेस या कुछ भी ऐसा सिंगल ये सपोर्टिव स्टेप अप कर सकते हो आप, थोड़े आप सपोर्टिव कर सकते हो स्टेप अप, या फिर रेंज ऑफ मोशन थोड़ी कम कर सकते हो। तो ऐसे जो ट्रेनर्स हैं जो कि अपने क्लाइंट्स को वो सारी मूवमेंट्स करवाते हैं जो वो खुद नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए जो ये इस तरीके का जो चल रहा है? बहुत 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 मेरे को लगता नहीं वो आइडियल कंडीशन है। जैसे मेरे भी मतलब बहुत क्लोज हैं और के लेवल के काफ़ी स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, किसी को कोट नहीं हो जाता, बट बहुत सारे क्लाइंट और बहुत सारे ऐसे हैं जो, जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम कैसे किसी को कुछ भी करवा सकते हो जब तुम खुद ही नहीं करते। हाइपोथेटिकली अगर किसी ने क्रिएटिन आज तक यूज ही नहीं किया है और वो रिकमेंड करता है अपने क्लाइंट को, सर आप प्रोटीन खा लो या फिर मैम आप क्रिएटिन खा लो, खुद क्रिएटिन नहीं खाया आज तक, खुद सप्लीमेंटेशन नहीं किया है, वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेगी, आपको पता ही नहीं अच्छा ऐसा कुछ होता है। हाँ, आपने किताबों में पढ़ा है, वो स्टडीज करिए, नो डाउट स्टडीज करिए आपने पर कैसे वो काम करता है, कैसे एटीपी बनाता है, क्या सब कुछ होता है, लेकिन आपने खुद वो एक्सपीरियंस नहीं किया कभी, और वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है या शेयर कर रही है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, तो वो कैसे आप, मतलब मेरे को लगता है थोड़ा वो गैप रहता है उसके बीच में, क्योंकि वही है कि जो आप करते हो खुद, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, तो वुड बी बेटर, आई सजेस्ट उनको ये करूँगा कि जो आप खुद करते हो या खुद आपने यूज़ किया है, तो उसके बाद आप सजेस्ट करो अपने क्लाइंट्स को या फिर जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको सजेस्ट करो, सबसे बेटर अप्रोच आएगी, मेरे को लगता है वही है। तो इसमें क्या चीज़ हेल्प कर सकती है, मतलब अगर एज फार एज पर्सनल ट्रेनिंग इज कंसर्न, क्या लगता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए जो कि इस तरफ लोगों को लेके जाए? किस तरफ? कि आप जो खुद कह रहे हो, मतलब प्रैक्टिसिंग व्हाट यू Preach, right. वैसा वाला। बट मैं देखता हूँ मतलब खुद ही नहीं करते। एक तो फर्स्ट मैं देखता हूँ आजकल जो न्यू जनरेशन है, बहुत बहुत कुछ डिफरेंट माइंडसेट है। मैं भी न्यू जनरेशन में हूँ वैसे तो, हम भी न्यू जनरेशन है, मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है एज एन फिटनेस इंडस्ट्री में काम करते हुए, 7-8 साल ही हुए हैं। हाँ, बट मैं देखता हूँ मतलब उनको बस चाहिए कि एकदम सब कुछ हो जाए, एकदम सब कुछ हो जाए और कुछ भी हो जाए, और वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंसिंग जो है बहुत जल्दी आते हैं, किसी भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बेसिकली आजकल तो सोशल मीडिया से बहुत, सोशल मीडिया का नो डाउट, सोशल मीडिया से बहुत, मतलब पहले मैं देखता था, पहले हार्ड वर्क होता था, पहले इन्फ्लुएंस लोग करना नहीं चाहते थे, लोग हार्ड वर्क को देख के देखते अच्छा हार्ड वर्किंग है, अब पीपल वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये गोल हो गया कि इन्फ्लुएंस कैसे करना है उसको, इन्फ्लुएंस नहीं करना, भाई हार्ड वर्क करो तो फिर अपने आप होगा यार। तो वो थोड़ा सा चेंजेस हैं जनरेशन में, डिफरेंट थोड़ा गैप है। राइट, तो वही तो मेरे साथ भी बहुत सारे हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं, सर मुझे मेरे को कुछ ऐसा बाइसेप्स बनवा दो या फिर बॉडी ऐसी बनवा दो या मेरी लिफ्ट बता दो। अब मैं क्या चैट पे उसको कैसे उसकी लिफ्ट बनवा दूँ चैट करके, मतलब मैं कैसा क्या लिखूँ चैट में और कैसा टाइप करूँ, मैं आपको सोच बताता हूँ कभी मैं ऐसा क्या टाइप करूँ और क्या उसको गाइड करूँ कि उसकी लिफ्ट 100 से 150 हो जाए, 150-200 हो जाए। चैट जीपीटी इसीलिए आप उसमें जाके बोलो, आप उसका सहारा ले सकते हो। बिल्कुल वो वन ऑफ द बेस्ट है। आपको लेकिन इस बात से जान के बहुत हैरानी होनी चाहिए कि अब ऐसे एआई के हमारे प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम आप डालो, आपका ये वेट है, आपको इतने महीने में इतना लॉस करना है, वो आपको पूरा डाइट प्लान बना के दे देगा कंप्यूटर, और आपको पूरा वर्कआउट लिख के दे देगा कंप्यूटर, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट कोच का मेन रोल है उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना। एब्सोल्युटली कोच का काम है उसका लाइफ चेंज करवाना। ऐसे तो गोल तो आपको कोई भी दे देगा। मैं वही बोलता हूँ किसी को, जैसे मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड हैं, यार तू दे दे मेरे डाइट चार्ट, बोलो मैंने दिए भी हैं बहुत बना के, इनिशियली जब मैं क्वालिफाइड हो मैंने बहुत दिए हैं, लेकिन कोई फायदा होता नहीं, लेकिन सब वेस्ट जाते हैं। ऑलमोस्ट 100 दिए हैं तो 99 फेल जाते हैं। एक का दुक्का कोई होगा बहुत डेडिकेटेड, जिसको करना ही है। मैं एग्जैक्टली इसी पे आ रहा था कि वो करते हैं। अब तक के 11-12 साल के करियर में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लोग जिनको मैंने फ्री में कुछ दिया हो और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो इस चीज को, ये मैंने सिर्फ इक्का या दुक्का लोगों में गिन सकता हूँ उनको। आराम से, तो यू विल गेट ए न्यूट्रिशन प्लान कहीं मिल जाएगा, डाल लो कहीं भी इंटरनेट पे, हजारों प्लान मिल जाएंगे आपको, हजारों वर्कआउट प्लान मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको कैसे लंजेस करने, कैसे स्क्वाट्स करने हैं। बट द कोच आइडियल गोल इज उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है। तो मुझे लगता है एज एन कोच सिर्फ आपका रोल वो नहीं है जाके वर्कआउट कराया घंटे में आपकी जॉब डन, उसकी लाइफस्टाइल चेंज करना गोल है आपका, लाइफस्टाइल चेंज करना, उसको फिटनेस उसके लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना,
पर ऐसा इसलिए भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कोच जो होता है सपोजली उसकी खुद की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती। बस वही मैं बोल रहा हूँ कि वही बोल रहा हूँ कि जो है जनरेशन वो खुद वर्कआउट नहीं कर रही है, खुद वर्कआउट वीक में 2 दिन 3 दिन कर रही है, लेकिन वो क्लाइंट से आते हैं, क्लाइंट 6 दिन वर्कआउट करे। भाई खुद तो पहले 6 दिन वर्कआउट कर ले, जब भी तो तू इतनी तेरी इन्फ्लुएंस पावर होगी कि क्लाइंट 5 दिन वर्कआउट करेगा। एब्सोल्युटली। खुद ही तू ये मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, भाई क्लाइंट के पास तेरे ज्यादा टाइम है, वो मतलब अपना काम भी करे या बिजनेस कर रहा है बिजनेस भी करे, जॉब कर रहा है जॉब भी करे और फिर तेरा 6 दिन वर्कआउट भी करे, ऐसा कैसे हो सकता है? और आपका काम ही अगर पर्सनल ट्रेनिंग का है और आपके पास उसके लिए अपने खुद के लिए टाइम नहीं है तो सैड, वेरी सैड, Yeah. वेरी सैड। और एजुकेशन का क्या आपको लगता है इसमें रोल है, मतलब Education का certifications बहुत और रोल है, ये मतलब- सारी चीजें। जैसे हम लोगों ने भी अपनी सर्टिफिकेशंस करी, हमारे पास एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीजें खुलती जाती हैं। बहुत- एक पॉइंट के बहुत- बाद बहुत- आपको बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस होने लगता है और आपको पता चलता है कि स्कूल ऑफ थॉट होना ज़रूरी है जिससे कि आप चीज़ों को जज कर पाओ, देख पाओ, लेकिन वही आपका माइंडसेट थ्रू आउट रहे ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ें बदलती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, फिर बिल्कुल, फिर बिल्कुल, बनती बिल्कुल, हैं। इस तरीके से ही होता है ना। मैं उसे इस टाइप लिख सकता हूँ, बेसिक बोले हुए जैसे आपको एजुकेशन में बेसिक नर्सरी में आपको ABCD पढ़ाया जाता है, राइट? उसके बाद ही आप पढ़ना लेटर्स पढ़ने स्टार्ट करोगे। ऐसे ही एजुकेशन इज लाइक कि आपको पढ़ा दिया गया, आपका बेस क्लियर हो गया, उसके बाद आपको फर्दर स्टडीज करनी है या इंटरनेट पे पढ़ना है या फिर आपको कहीं मैगजीन में पढ़ना है। आजकल तो इंटरनेट पे मैगजीन बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बुक्स पढ़नी है, तो आपको एटलीस्ट समझ तो आएगा कि किस सेंस में बोल रहा है। देन यू विल गेट विजडम कि हाँ अब मुझे ये चूज करना है, ये सही बोल रहा है या फिर हवाई बातें कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए एजुकेशन तो बहुत क्रूशियल है एज एन, अगर आपको एज एन कोचिंग कैरियर अपना बिल्ड करना है बहुत। और बहुत लोग बोलते हैं सर कि मतलब वो इतने कमा रहा है, वो इतने कमा रहा है, ये इतने कर रहा है, वो इतने कर रहा है, सोशल मीडिया देखो उसके इतने फॉलोअर है। भाई वो यूट्यूबर है, भाई वो उनका प्रोफेशन वही है। आप कोच हो और उस दोनों में डिफरेंट है। अगर आप दोनों करते हो वेल एंड गुड, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप यूट्यूब भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, वो सोशल मीडिया पे थ्रू कर सकते हो, अच्छी बातें कर सकते हो, बट फर्स्ट आप कोच हो, उसके बाद आप वो बनोगे। उनका टोटली काम वही है कि वो अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को बोल सकते हैं। अगर आप कर सकते हो अच्छी बात है, आप भी करो। ये फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो इन्फ्लुएंसिंग वाला जो जैसा बताया कि गोल ही इन्फ्लुएंस करना हो गया, विच इज़ गुड। मुझे लगता है उससे कम से कम एक चीज़ जो उभर के आ रही है वो है कि 3 जो इम्पोर्टेंट लिफ्ट थी, जो कि आज से 10-12 साल पहले अगर आप जिम के अंदर देखो, कोई भी फीमेल स्क्वाट करती हुई नज़र नहीं आती थी बहुत ज़्यादा, या बेंच करती हुई नज़र नहीं आती थी। तो लड़कों की एक्सरसाइज है, हम नहीं करेंगे, हल्की फुल्की सी पिंक कलर के डंबल से आपने कुछ कर दिया, वो होता था। लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया सिनेरियो। अब ये तीनों लिफ्ट्स उभर के आ रही हैं, विच इज़ गुड, लेकिन वहाँ पे आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते ऑनलाइन। इन्फ्लुएंसर से आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, उसके लिए माइंडसेट आपको चाहिए। भाई, आपका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिफ्टिंग के लिए अप्रोच टोटली डिफरेंट होती है। आपकी जो लिफ्टिंग की अप्रोच है उसको कैसे चेंज करना है, आपका गोल एज एन कोच चाहिए कि उसको उसकी अप्रोच कैसे चेंज करनी है। बिल्कुल है ना? प्रोग्राम तो मिल ही जाएगा, आपको डिजिटल बैंक मिल ही जाएगा, कहीं पे इंटरनेट पे डालो 10 प्रोग्राम आएंगे, Absolutely. 10 वेट ट्रेनिंग के प्रोग्राम आएंगे, 10 वे के स्पोर्ट्स आएंगे, 50 वो बता देंगे स्क्वाट, बुलगेट स्क्वाट, ये स्क्वाट, वो तो squat। बेसिकली एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है वो तो बहुत इजी है, यू विल गेट, कहीं से मिल जाएगा आराम से इजीली। पर किसको क्या एक्सरसाइज देनी है और क्या करवानी है वो बहुत मुश्किल है। वो भी एक बार को कर लोगे, बट जो एज एन कोच का लगता है माइंडसेट चेंज करना, माइंडसेट चेंज करना कि वो एक कोच का जो एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको माइंडसेट चेंज करना, उसको वे ऑफ लिफ्टिंग को उसको कैसे दिखाना है, मतलब लिफ्टिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। सिर्फ स्पोर्ट्स मतलब सिर्फ आपकी लेग्स को डेवलप करना नहीं है, बिल्कुल। तो उसकी क्या अप्रोच है, उसे क्यों करना चाहिए, क्यों इतना मैंडेटरी है, क्यों जरूरी है, तो वो लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, दैट्स राइट। सो दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर टॉपिक, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने कल रात में ही अपनी स्टोरी पे हाईलाइट अच्छा देखा था मैंने। पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे अच्छा ओके। कि सर हाउ टू इंक्रीज बेंच प्रेस। ओह। आपको क्या लगता है कि बेंच प्रेस कैसे यार, इंक्रीज ये कर सकता है कोई? इंक्रीज है वो, अब ऐसे मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, किसी को ऐसे बताना बिना विदाउट उसकी फॉर्म एंड टेक्निक देखे हुए। हाइपोथेटिकली उसकी फॉर्म एंड टेक्निक सही नहीं है, अब उसे पहले फॉर्म, अगर चलो मान लेते हैं हाइपोथेटिकली उसकी फॉर्म एंड टेक्निक अच्छी है, करेक्ट है, अब मुझे नहीं पता वो क्या वर्कआउट कर रहा है, साथ में वो ऐसे सही वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये बड़ा मतलब वैसा कुछ काइंड ऑफ क्वेश्चन है, उसको मेरे को बताना अच्छा। स्पेसिफिकली कि क्या वो ऐड करे उसकी बेंच बढ़ जाए।
तो वो बताना मतलब हाँ एक्सेसरी वर्कआउट से आपको अगर उसकी बेंच प्रेस की फॉर्म एंड टेक्निक करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट कर रहा है, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है, ऑप्टिमल फूड है, ऑप्टिमल स्लीप है, और फिर भी नहीं बढ़ रही है, तो फिर अगर एक्सेसरी वर्कआउट भी कर रहा है तो एक क्वेश्चन है फिर क्यों नहीं बढ़ रही है, तो उस पर कुछ काम किया जा सकता है। बट पता ही नहीं मेरे को भी, बस उसने लिख दिया कि बेंच प्रेस कैसे बढ़ाऊं। अगर मैं किसी को टाइप करूं मैसेज कि सर मेरी डेडलिफ्ट 200 है, मेरे को 250 करनी है, अब कैसे बढ़ाऊं मैं, अब वो क्या लिखूं, मैं क्या करूं, तो वो एक बड़ा। और मतलब एक और किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्लस्टर लिफ्टिंग किसको बोला जाता है? क्लस्टर पहले तो मेरे को गूगल करना पड़ेगा क्लस्टर लिफ्टिंग है, जहां तक मेरे को पता है कुछ आइडिया, कुछ ये पावर और स्ट्रेंथ और सबका मिक्स, सबका हाइपरट्रोफी का मिक्स वर्कआउट है। मतलब हाँ मतलब कर सकते हो, ये तो किसी जैसे ने माइको हन ने पावर बॉडी बिल्डिंग का तो किसी ने अपना डेवलप किया हुआ है, जैसे किसी ने बनाया हुआ है ऐसा कुछ प्रोग्राम, जैसे प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हमारी पावर लिफ्टिंग में बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, 80% 5 into 5 ये पीरियडाइजेशन से बोलते हैं। तो ऐसी बहुत लोगों ने डिफरेंट पीरियडाइजेशन बनाई हुई, तो ऐसी किसी ने क्लस्टर वर्कआउट बना दिया कि आपको उसमें पावर भी बनेगी, स्ट्रेंथ भी आएगी। तो जैसे इसमें आरपी ही पावर का आरपी 7-8 तक जाना है, स्ट्रेंथ में आपको 6 to 7 आरपी मेंटेन करना है और 80% ऑफ योर 1 RM लिफ्ट करना है। हाइपरट्रोफी में आपको 5 to 6 जाना है और वहाँ पे रेपिटेशन बढ़ाने हैं, आपको 50-15 रेपिटेशन करने हैं। तो उसमें आपको सब कुछ हो जाएगा। देखा जाए तो करने का मतलब डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, आपको सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करनी है, पावर लिफ्टिंग करनी है, या सिर्फ फिटनेस के लिए फिटनेस करनी है। और जो ये प्रोग्रामिंग है मेरे को लगता है वो टोटली डिपेंड करता है आपके कोच के ऊपर, आपका कोच कैसा है, जो हमने डिस्कस किया अभी। जो आपकी कोच होगा, जैसे उस कोच की अप्रोच होगी वो आपको वैसे ही उसी वे में ट्रेन करेगा। जैसे मैंने तुम्हारे बोला है कुछ स्टूडेंट बिल्कुल लुक लाइक यू, जैसे तुम्हारे कुछ स्टूडेंट थे वहाँ पे 5 में काम करने आए थे और वो लगते थे बिल्कुल तुम्हारी तरह, फॉर्म एंड टेक्निक अच्छा, निशान अच्छा है, डेडलिफ्ट देख के समझ जाता था कि ये निशान ने सिखाई डेडलिफ्ट। मैं देख के जाता था, उसका बात करने का थोड़ा जैसे कि जा सर का इन्फ्लुएंस था थोड़ा बहुत, और वो देख के आइडिया हो जाता है कि किससे थोड़ा बहुत उसका मिमिक कर रहा है, उस तरह से कुछ आइडिया हो जाता है थोड़ा बहुत आपको। अच्छा है इसने सिखाई डेडलिफ्ट, तो मैं बहुत लोगों को पता लग जाता था अच्छा निशान का स्टूडेंट है, तो सिर्फ डेडलिफ्ट देख के तो जाता था कि ये अच्छा है निशान ने सिखाई, और पूछा एग्जैक्टली वही होता था। तो बेसिकली आपको वही चलता है, जो आपका कोच है आपको वही माइंडसेट आपका चेंज कर सकता है बिल्कुल, कि आपको किस वे में ट्रेनिंग करनी है, आपका गोल क्या है ट्रेनिंग को लेके। आप क्लस्टर करो, हाइपरट्रोफी करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, पावर ट्रेनिंग करो। और मतलब बॉडी बिल्डिंग, एक और क्वेश्चन था किसी ने पूछा था कि साइज इंक्रीज करने के लिए नेचुरली तो एक हमारी एक लिमिट है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के अंदर तो ऐसा नहीं होता। मतलब आप नेचुरली compete नहीं कर सकते नहीं, जैसे नेचुरल कंपटीशन। तो सेम गोस फॉर पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग मतलब आप कंपीट नेचुरल, आप बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हो, बट आप स्टेज पे जाके कंपीट आप इलीट लेवल से कंपीट नहीं कर सकते। सेम पावर लिफ्टिंग में भी है, मतलब आप कंपीट तो कर सकते हो भाई, अपनी जाके बेस्ट लिफ्ट करो, बिल्कुल बेस्ट लिफ्ट करो, आपको कौन रोक रहा है कि आपने लिया नहीं लिया, कौन चेक कर रहा है। बट यू आर हेल बेंट ऑन पोडियम फिनिश। बट मुझे पावर लिफ्टिंग में एक चीज और अच्छी लगती है, मतलब पावर लिफ्टिंग प्रॉपर चेकिंग होती है आपकी वाडा के थ्रू, सिर्फ नेशनल्स में, नॉट इवन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में तो कोई होता नहीं है। सितंबर में या अक्टूबर में, सितंबर केरला, और मैंने देखे बहुत लोगों को पकड़ते हैं वहाँ पे वाडा वाले, मतलब लिटरली भागे एथलीट वहाँ से, बहुत सारे एथलीट। एक लड़की थी इधर यहाँ की, झज्जर की, हरियाणा की, शी ब्रोक नेशनल शी लिफ्ट 180, राइट। और मतलब उसका नाम अनाउंस हुआ, वाडा वाले इसके पीछे गए, उसका नाम उसको बोला कि उसके कोच तुम्हारे एथलीट हैं, बट शी just ran away। So ये भी सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे एथलीट, सिर्फ मैं एक का मतलब 5-6 एथलीट को मैं और 2-3 एथलीट को मैं पर्सनली जानता हूँ कि मतलब केरला गए और कम्पीट नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर की वाडा वाले हैं वहाँ पे। सो जस्ट फॉर द व्यूअर्स, जितने भी लोगों को, क्योंकि हम सब लोग नाइव हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, तो ऐसा होता है कि आप लोगों को ये भी लग सकता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो नेचुरल हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हम लोग ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इट्स मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ऑन सब्सटेंसेस, दैट इज ट्रू। सारे लोग ऐसे नहीं होते ऑब्वियसली, पर ज़्यादातर लोग दे यूज एनहांसमेंट, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स, सो दैट्स द ट्रस्ट। हाँ परफॉर्मेंस मतलब हाँ, अगर आपका कंपेटिटिव गोल है तो वो तो आप कुछ नहीं कर, मतलब लेने को आप मतलब कोई जेनेटिक फ्रीक है, कोई जेनेटिक फ्रीक है, हाँ ऑफ कोर्स आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तक आप कम्पीट कर सकते हो, बट नेशनल में आपको कम्पीट करना नेचुरली बहुत मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँगा इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब मेंस में तो इम्पॉसिबल है, वुमेन्स का मेरे को इतना सेंस नहीं है। वुमेन्स में क्या पता यू कैन कम्पीट और यू कैन विन होगी। वुमेन्स में एक तो पहले ही
लड़कियां उतनी नहीं है पावर लिफ्टिंग में, लड़कियां बहुत कम है पावर लिफ्टिंग में कंपैरेटिवली मैन। हम्म। वो पावर लिफ्टिंग क्या है, वो हर एक गेम में ही है, मतलब नॉट इवन पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग में लड़कियां, बट बॉडी बिल्डिंग में भी लड़कियां कम है, और किसी भी स्पोर्ट से लो आप, कोई भी स्पोर्ट से लड़कियां, वहाँ पे आपको परसेंटेज कम मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो ये तो थोड़ा है, थोड़ा डार्क साइड है थोड़ी ये स्पोर्ट्स के, नॉट योर पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग, ये हर एक सभी स्पोर्ट्स में एनहेंसर यूज करते हैं। आप कोई भी ले लो, एमएमए ले लो, गोल्फ ले लो, बॉक्सिंग ले लो, क्रिकेट ले लो, हर एक गेम में इनहेंस करता ही है अपने आप को, हर एक गेम में आप इनहेंस करते ही हो। एब्सोल्युटली, बट इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। ये हमारा जो आज का सेशन था, हम इसमें नेक्स्ट सेशन एक और सेशन करेंगे जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज रिलेटेड ही बातचीत करेंगे, जिसके अंदर हम लोग किस तरीके से आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं, उसकी क्या हम लोग इंटेंसिटी रखते हैं वीक ऑन वीक, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर यस। आराम से। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, और हम लोग दोबारा मिलेंगे। ओके, Thank But you it so was much. fun. Yes. Thank you so much, guys, for this particular episode, for watching this. Keep supporting us, keep sharing your feedbacks, and stay fit, stay connected.